ध्यान रखा गया है कि कम से कम जिसको निकाला जाएगा उसका स्किल डेवलपमेंट के लिए कम से कम पिछले 15 दिन का तनख्वाह उसको दिया जाए 45 दिन के अंदर कि उसका स्किल डेवलपमेंट हो और सरकार का उसमें योगदान रहेगा। महोदय, हमारे वहाँ ट्रेड यूनियन एक से एक चलता है। कोई भी ट्रेड यूनियन रजिस्ट्री करके किसी भी पार्टी के झंडा के नीचे खड़ा हो जाता है और आंदोलन करके मालिक के साथ तालमेल करके श्रमिक का शोषण करता है। ना बोलने में ट्रेड यूनियन है, वहाँ तो यूनियन नहीं है, केवल ट्रेड ही बचा हुआ है और जो ओरिजिनल ट्रेड है उसकी हालत भी खराब है। और ये जो मालिकों का पास भी एक रास्ता रहता था, चाहते यूनियन वालों को बुला करके नेता के साथ एग्रीमेंट कर लेते थे और श्रमिकों का हित को अनदेखी करते हुए अपना धंधा चलाते थे, उसमें भी अंकुश जरूर आएगा। इसलिए ये कानून ऐसा है कि सबको अपने डिसिप्लिन में रह करके उद्योग चलाना, श्रमिकों को भी अपना डिसिप्लिन रह करके योगदान देना और सार्वजनिक रूप से देश का विकास आगे हो, इसकी व्यवस्था रहेगी। हम देखा है कई बार सुबह श्रमिक जाके देखता था फैक्ट्री का और गेट बंद है, ताला लटका हुआ है, लॉकआउट हो गया है, बेचारा रास्ते में आ जाता था। और उसी प्रकार ठीक उल्टा होता था, अच्छा चलने वाला कंपनी, बिजनेस, फैक्ट्री और किसी का बहकाव में आकर के श्रमिक और हड़ताल कर देते थे, अच्छा चलने वाला फैक्ट्री बंद हो जाता था, कच्चा माल खराब हो जाता था और मालिक नुकसान का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज सरकार की इस कानून सुधार के कारण कम से कम 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, चाहे श्रमिक हो चाहे मालिक हो। बिना नोटिस का कोई बंद भी नहीं कर सकता, किसी को छाटनी भी नहीं कर सकता और कोई काम भी नहीं बंद कर सकता। मुझे लगता है कि ये जो ऐतिहासिक कानून है, ऐतिहासिक पदक्षेप है, इसके कारण आगे चल करके हमारा उद्योग सुधरेगा, मजबूत होगा, श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित होगा और देश का जो तेजी से तरक्की हो रही, विकास हो रही, वो भी बरकरार रहेगा। महोदय, यहाँ छोटे बड़े सब उद्योगों में श्रमिकों का ख्याल रखा गया है। यहाँ जब चाहे निकाल देना मालिक के लिए संभव नहीं होगा। आज हमारे वहाँ ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट लेबर चलता है, कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करती है, लेकिन जो श्रमिक काम करते हैं उसको मालूम नहीं होता है किस कंपनी में काम करते हैं, कौन मालिक है, किसके पास जाएं। मुझे लगता है इस विषय में ये सब चीज़ों पे भी और अंकुश लगेगा। और एग्रीमेंट के समय ये जो एक एक फैक्ट्री में एक एक पार्टी का 2-3 यूनियन होता है, सब लोग श्रमिक हित की बात करके झंडा उठा करके आंदोलन करते हैं, अपना जेब भरते हैं। इस प्रकार कामों में अंकुश आएगा। 51% श्रमिक जिसके पास होगा, सरकार उसके साथ बैठ कर एग्रीमेंट करेगा। अगर एक कंपनी के एक श्रमिक यूनियन में नहीं हो तो कम से कम 20% श्रमिक हो, इस प्रकार यूनियन के साथ बैठ के सरकार एग्रीमेंट करेगा। इसलिए ये जो कानून, ये समयोपयोगी कानून है, सबके हित के लिए, देश के हित के लिए कानून सुधार है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए सरकार ने ये पदक्षेप उठाया है। विशेष करके इसमें श्रमिक कानून में स्वच्छता आएगी और संपूर्ण और हित श्रमिक, देश, उद्योग और उद्योगपति का सुरक्षित रहेगा। और जो श्रमिक को कभी भी और छटाई होती थी बिना नोटिस का, उसको छटाई भी नहीं होगा, उसका जिम्मेदारी कंपनी के ऊपर रहेगा। और श्रमिक भी मनचाहे आंदोलन करके उद्योग का नुकसान पहुंचाने में हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसका ऊपर अंकुश रहेगा। सार्वजनिक देखा जाए, श्रमिक यूनियन में जो भ्रष्टाचार होता था, नेताओं ने श्रमिक का भड़का करके अपना हित को मजबूत करते थे। इस प्रकार परिस्थिति में वो मनमानी नहीं चलेगा और श्रमिक यूनियन में भी स्वच्छता आएगा, उद्योगपति भी स्वच्छता के साथ काम करेंगे और श्रमिक का हित भी सुरक्षित रखेंगे। इसलिए ये जो कानून, ये जो संशोधनी आई है, माननीय उद्योग मंत्री, साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार को मेरी तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। मुझे समय देने के लिए माननीय अध्यक्ष जी फिर एक बार धन्यवाद। श्री जयदेव गल्ला जी। Thank you, sir. Sir, in addition to being a member of this August House, I'm also the Vice Chairman of the Amar Raja Group. We manufacture the Amaron brand of automotive and industrial batteries. We've been in the business for 30 years now. All our factories are in Chittoor district of Andhra Pradesh, where we employ more than 16,000 people, all in non-migratory jobs. 90% are from the local district, and 80% are the first job in the history of their families. So these are my credentials to be speaking on this subject, sir. And since we are combining 3 bills together, which all are very important. Your credentials are already very rich. Yes, sir. No, so I please. request that I may be provided some extra time so that I can get all the points across to the minister, sir. Sir, there's no doubt that this is a humongous exercise because it is not child's play
to bring nearly 45 enactments together and guide more than 100 other enactments being implemented by various states. So without any hesitation, I compliment the Honorable Labour Minister, Sri Santosh Gangwarji, for his stupendous work on these codes. Sir, I'll start with the Social Security Code. Sir, relating to the methodology of computation of PF and insurance contribution under Clause 78, I suggest that these be calculated on basic wages and not to include commission or performance-based bonus, business expenses, leave encashment, etc. So they may be removed from the definition of wages, sir. It will help employees in taking more salary home, sir. Sir, Clause 2, bracket 88, definition of wages is inconsistent compared to our present definition of wages under various labor laws. This may lead to further liability to the employers when calculated under different benefits. For example, definition of wages under gratuity has been widened and has increased the gratuity liability of employers, sir. Sir, Clause 45 on unorganized workers. The bill allows schemes for unorganized workers to be additionally funded by the Corporate Social Responsibility Fund defined under the Companies Act 2013. However, the bill does not include provision on overriding effect of more beneficial welfare schemes already passed by different states. So this could kindly be looked into, sir. Sir, Clause 142 on the application of Aadhaar. The code is making Aadhaar mandatory to receive benefits. My question is this not a violation to the prevailing Supreme Court judgment, sir? Sir, the code is also silent on international workers. There's no definition for international worker. So employer who engages international workers do not know how to calculate the PF contribution, etc., to be made. There's clarification needed on this also, sir. Now I'll come to the Industrial Relations Code, sir. Sir, I welcome the proposal of a predefined fixed-term employment under Clause 2, bracket O. The concept of this is based on the need for industry to hire for projects or seasonal requirements like road, infrastructure projects, and international orders. Presently, what the companies are doing, they hire a contractor, and the contractor in turn engages the workers. But the point is, whatever company pays to contractor in the name of a worker is not reaching the worker, due to which workers lose out on the money entitled to them. They are also denied Social Security benefit. So the fixed-term employment would address this problem. While we welcome fixed-term employment, we also foresee a danger of companies avoiding permanent employment, so it is good to add a minimum and maximum tenure for fixed-term employment also, sir. Sir, Clause 83 of the bill deals with the reskilling fund. It is a new provision in the code, and I welcome this. The code says that the reskilling fund needs to be created with the government, and employer will pay 15 days of wages to the fund within 45 days of retrenchment. But I submit for consideration of the Honorable Minister to exempt such establishments which are on the verge of layoffs or closures. Otherwise, this will be an additional burden on them, sir. Sir, secondly, we have a huge Ministry of Skill Development. So the ministry should also make its contribution, financially and otherwise, to make this reskilling a success, sir. Clause 2, bracket 2F, concerted casual leave on a given day for 50% or more workmen would be treated as strike. This is welcome and in many ways prevents unnecessary industrial unrest. We also need to be cautious that we do not infringe on the rights of the workers, sir. Clause 44, bracket 2, the code introduces industrial tribunal consisting of 2 persons and one from judicial and the other from administration, instead of 1 person in the earlier Industrial Dispute Act 1947. Though this is a good move, it would be prudent to make the number of members in the tribunal at an odd figure instead of an even one, so as to settle the case if there was difference of opinion between the members, sir. Sir, Clause 62, bracket 1, the code introducing 14 days notice to be given for strike is good as it gives time for discussion and dialogue. This should be uniformly applied for all sectors, sir. Sir, Clause 2, bracket ZC, the code drops the termination of the service of a workman on the ground of continued ill health from exclusion of retrenchment. Retrenchment arises out of business continuity challenges and hence should be applied evenly to all as required, with no exceptions, as the prevailing Industrial Dispute Act. Clause 53, bracket 1,
The code provides that the conciliation officer shall not hold any such proceedings relating to the industrial dispute after 3 years from the date on which industrial dispute arose. We appeal that the time given is too long and should be reduced to 6 months. As part of ease of doing business, should we have not done away with this provision under the IR code, is my question, sir. Sir, under clause 30, the bill proposes certification as necessary even if the standing orders of an establishment is in line with the model standing orders. If the establishment is pleased to conform with the model standing orders, there should be no certification process and the model should be made applicable automatically, sir. Sir, now I come to the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. And I'll just complete in a few, please. 2 minutes, sir. Sir, the first point I wish to make is relating to the provisions on welfare, such as canteen, restrooms, and appointing welfare officer. The proposed code reduces the manpower applicability when compared to the Factories Act. You have brought it down to 100 workers against 250 as per Factory Act for the canteen workers, 50 against 150 for restrooms, and 250 against 500 for appointing a welfare officer. But I would suggest for the consideration of the Honorable Minister to retain the provisions as mentioned in the existing Factories Act. Otherwise, this would impact the MSMEs the most, and this additional burden, when they're already suffering, the MSMEs in the condition they are today, this would be an additional burden on them. So you could think of exempting the MSMEs, sir. Sir, clause 27 of the code deals with extra wages for overtime, and calculation of overtime is mandated on a daily basis or weekly basis. And secondly, about the written consent for overtime. Sir, it is very difficult to calculate overtime on a daily or weekly basis. There is a wastage of valuable time. So I suggest that this could be made monthly and could be paid out monthly also. Please. And getting written consent every time is also difficult. I'll finish in 1 minute, sir. And getting the written consent is also very difficult. The consent of the worker can be taken at the time of appointment itself. If he does not want to work overtime, he not need give his consent. Further, the worker can also be provided the right to exercise inability in any given time during the employment for genuine reasons. Sir, in clause 87, where it talks about penalties, prosecution of employer should be removed from Occupation Safety Act. Penal fines should be a sufficient deterrent. Prosecution, however, can be considered in the worst cases where there has been a fatal accident or if the employee is adversely hurt due to negligence of the employer. So, sir, these are some of the submissions that I wish to make for consideration of the Honorable Minister, and I expect him to please act on them positively. With these observations, I support the codes. Thank you, sir. Thank you, sir. Shri Vinod Sonkar ji, thank you. जी सभापति महोदय, आप द्वारा मुझको उपजीविका जन सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यदशा संस्था 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर बात रखने का अवसर दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, अपने पार्टी के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे मुझको बोलने का अवसर प्रदान किया गया। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस देश में श्रमिक संहिता बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब 1942 से 1946 के बीच में श्रम मंत्री के रूप में थे, तो उन्होंने सबसे पहले इस देश में श्रम कानून लाने का काम किया। उस श्रम कानून के अंतर्गत जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा था कि 12 घंटे का काम, उसको घटा के 8 घंटे करना, रोजगार कार्यालय की स्थापना करना, कर्मचारी राज्य बीमा का स्थापना करना, कर्मचारी संगठन को मान्यता, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम, महंगाई भत्ता, अवकाश वेतन, स्वास्थ्य बीमा, कानूनन हड़ताल का अधिकार, भविष्य निधि, श्रमिक कल्याण कोष, तकनीकी प्रशिक्षण योजना, महिलाओं को प्रसूति अवकाश,
भारतीय सांख्यिकी कानून और साथ ही साथ मातृत्व लाभ अधिनियम, महिला श्रम कल्याण कोष, महिला और बाल श्रम सुरक्षा अधिनियम। क्या है तो उस समय ऐसे ऐसे लोगों को कंस्ट्रक्शन लेबर का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है जो वास्तव में कंस्ट्रक्शन लेबर होते ही नहीं हैं। माननीय सभापति जी, आपके मार्फत में मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि प्रदेशों को अधिकार है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि कुछ लोग सिर्फ कल्याण के लिए राशियों का उपभोग करने के लिए मजदूर के प्रमाण पत्र न पा जाएं। इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में लगभग 3000 करोड़ रुपए के जो कि कंस्ट्रक्शन सेस में आता है उसके दुरुपयोग की बात आई है। या तो दुरुपयोग होता है या तो उसका उपयोग ही नहीं होता है। ऐसे में मैं माननीय संतोष गंगवार जी को, मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, चूंकि हम लोग भी एक मजदूरी है, वैसे तो हमको लोग जान गया कि हम सिनेमा से आए हैं तो हम स्टार रहे हैं। एक सेकंड मनोज जी, सभा की समाप्ति हो तो हम हाउस को 9 बजे तक बढ़ा सकते हैं? जी 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 ठीक। ये जी धन्यवाद सभापति जी। मैं अपनी बात इस पंक्ति के साथ कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। खास तौर से मैं एक अंतिम प्रार्थना करना चाहता हूं कि बार बार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से जो मजदूर बाहर जाते हैं उन्हें प्रवासी मजदूर क्यों कहा जाता है? सभापति जी, हम प्रवासी कैसे हो गए? हम अभी प्रवासी सम्मेलन देखे थे जो दुनिया भर के लोग आए थे देश में, हम मजदूर प्रवासी कैसे हो गए? ये शब्द हमें बहुत वेदना देता है। हम मजदूर हैं, हम कर्मचारी हैं, अपने प्रदेश के बाहर जाके अन्य प्रदेशों में काम करते हैं। तो हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे इस भावना को भी समझा जाए, क्योंकि प्रवासी कहते हमें कई बार अटैक का डर लगने लगता है। कई बार हमारे साथ जब कोरोना जैसे संकट आते हैं तो हमारे साथ बड़ी भेदभाव होता है। हमें 1100 किलोमीटर चलकर अपने घर भागना पड़ता है। प्रदेश जिम्मेदारियां नहीं लेता है, कई ऐसा उदाहरण मिला है। इसलिए मैं इस बिल पर बहुत खुशी व्यक्त करते हुए और मैं ये चाहते हुए कि आप इन सब छोटे बिंदुओं का भी ध्यान रखेंगे, और ये बिल ऐतिहासिक है, महिलाओं को, सबको बहुत बड़ा सुरक्षा देने वाला है। मुझे आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, श्री निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आज का दिन भारत के इतिहास में सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम लोगों के जो नेता मोदी जी हैं वो कहते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। और सामने चूंकि कांग्रेस के कोई मित्र नहीं है, इनका हमेशा से इतिहास रहा है सभापति महोदया कि बोलना ज़्यादा है, करना कुछ नहीं है। आपको यदि ध्यान हो तो 1971 में उन्होंने कहा कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। गरीबी तो नहीं हटा, गरीब को ही हटाने का सारा प्लान बना लिया। आज 50 साल के बाद भी हम गरीब और मजदूर की ही बात कर रहे हैं। संजोग से मेरे बगल में उदासी साहब आकर बैठ गए हैं। लेबर के नाम पर कांग्रेस ने जो गलत काम किया, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते सभापति महोदय। और इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि जाएंगे तो उसके तह पर जाना पड़ेगा। हम लोग पीएससी में थे साथ में और सीएजी की एक रिपोर्ट देख रहे थे, और उस वक्त के जो तत्कालीन मंत्री थे, श्रम के जो मंत्री थे, यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रहे, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, संजोग से वही चेयरमैन थे उस पीएससी के। और लेबर के नाम पर जो पैसा ईएसआईसी में जो जमा हुआ, उसके नाम पर उन्होंने हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू कर दिया। और आश्चर्य तो ये हुआ कि हिमाचल में उसी हॉस्पिटल की कीमत यदि 600 करोड़ में बन रही थी, तो गुलबर्गा में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटक में जो है वो 1200 करोड़ में बन रही थी। 1,32,00,000 रुपया पर बेड के हिसाब से बन रहा था। मजदूरों के साथ इतना बड़ा अन्याय मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और यही कारण है कि कांग्रेस के कोई मित्र इतने बड़े बिल के लिए जो है यहां भाषण देने के लिए नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि यहां पिनाकी जी बैठे हैं और उनका बहुत अच्छा हमने संबोधन सुना।
इस देश में हुआ क्या? आज आप समझिए कि सारे मिल, मुंबई के मिल बिक रहे हैं, अहमदाबाद के मिल मिल रहे हैं, सारे टेक्सटाइल मिल्स, इवन जूट के मिल कलकत्ता के हमारे यदि मित्र रहते, उसके पीछे रीजन क्या था? यही ट्रेड यूनियन था, यही लेबर था जो गांव गरीब किसान को नौकरी दे रहा था। आज आप समझिए कि पूरे के पूरे मुंबई में, पूरे के पूरे कलकत्ता में, पूरे बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग जाते थे, लेकिन दत्ता सामंत जैसे लोग यदि पैदा होते थे तो उनका एकमात्र उद्देश्य रहता था कि कंपनी के मालिक को तंग करो, कंपनी को बंद कर दो। कंपनी के मालिक को कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि आज भी जमीन पिनाकी भाई उन्हीं लोगों के पास है, लेकिन वो लोग बेचेंगे, वो लोग करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन उसमें जो काम करने वाले लेबर थे, आज लेबर कहां चले गए? क्या उसके लिए इस बिल की आवश्यकता नहीं थी? दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा अधिकार है कि तय करेगा, मैं आरबीआई यूनियन का, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन का मैं 4 साल तक अध्यक्ष रहा, चेयरमैन रहा, भारतीय मजदूर संघ की संस्था से। और आश्चर्य की बात यह है कि मेरे जैसा सांसद वहां का होते हुए भी, फाइनेंस कमेटी का मैं मेंबर था, पीएससी का मेंबर था, उसके बावजूद भी मैं अपनी यूनियन को आरबीआई में मान्यता नहीं दिला पाया, क्योंकि वो मान्यता देने का अधिकार केवल आरबीआई यूनियन को था, और आरबीआई के गवर्नर ने केवल सीपीएम के यूनियन को, जो भारतीय मजदूर संघ आज इस देश का सबसे बड़ा मजदूर यूनियन है, उसका जो कोटा होना चाहिए, उसका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आज तक आरबीआई ने भारतीय मजदूर संघ को मान्यता नहीं दी। तो क्या आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बना रहे? तो ये सारे कानून को देखकर यदि आप देखेंगे तो एक अंदाज होगा कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय लोकतंत्र में माननीय मोदी जी का कितना बड़ा योगदान है, और संतोष गंगवार साहब ये कितना बड़ा बिल लेकर आए हैं। अंत में हम जिस राज्य से आते हैं और जिसको मनोज तिवारी जी ने स्टार्ट किया और मैं उसको कंप्लीट करना चाहता हूं, कि हमारे यहां से लेबर गए, जो माइग्रेंट लेबर की बात आज देश में जो है, आप माइग्रेंट, और इसमें भी मैं परिभाषा देख रहा हूं और मुझे थोड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का होने के कारण पीड़ा है, कि आप ये समझिए कि गिरमिटिया मजदूर के तौर पर मॉरिशस में, सूरीनाम में, गायना में जो लोग गए, आज वो उस देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं। यदि आप देखेंगे इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से आकर जो है इस दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। तो आपको मंत्री बनने में, मुख्यमंत्री बनने में, राष्ट्रपति बनने में, दूसरे देश में कमला हैरिस अभी उपराष्ट्रपति की कैंडिडेट है। जब ऐसा सिचुएशन पूरे देश और दुनिया में है, तो हम अपने ही देश में, जिसके कारण कि आप इतना बड़ा बिल्डिंग, यदि पार्लियामेंट बना तो इसमें मजदूरों का योगदान है। और मैंने उस दिन भी बजट भाषण में बोलते हुए कहा था कि एक कोई कंपनी चलती है, यदि बिल्डिंग बनती है तो उसमें लेबर की भी आवश्यकता होती है, कैपिटल की भी आवश्यकता होती है, मार्केट की भी आवश्यकता है। कैपिटल यदि आप उत्तर प्रदेश, बिहार या पूर्वोत्तर भारत से लेकर जाते हैं, उसको यदि प्रवासी कैपिटल नहीं कहते हैं, तो मजदूरों को प्रवासी मजदूर कहना जो है कहीं से अच्छा नहीं है। और मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह होगा कि इसकी परिभाषा को बदलने का प्रयास करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद आदरणीय सभापति जी। नहीं, नाम बोल दिए हैं मंत्री जी को, मंत्री जी का नाम बोल दिए हैं। आप लोग बाद में मिलकर लिख कर दे दीजिएगा, हमको बाद में मिल लीजिएगा। हाँ, मंत्री जी बोलेंगे। आदरणीय सभापति जी, पल्लव लोचन दास जी से लेकर श्री निशिकांत दुबे तक 17 माननीय सदस्यों ने अपनी महत्वपूर्ण बातें की। पर चूंकि हम जानते हैं कि श्रम सुधारों में जो परिवर्तन हो रहा है और काम हो रहा है, जब एक साथी ने बताया कि 2003 से ये प्रक्रिया चल रही थी और जो लोग आज वॉकआउट कर गए हैं वो लोग पूरे 10 साल तक इस बात को अपने पास रखे रहे और इसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ये एक साथी ने अभी कहा भी था। पर मैं धन्यवाद दूंगा श्री पिनाकी मिश्रा जी को, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और हम उनको इतना ही बताना चाहते हैं कि नंबर 1, हम ऐसा कोई परिभाषा में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं कि जिसमें राज्य के स्फीयर को हम दूर कर दें।
बाकी बात हम उनको बता देंगे, पर हम एक और बात बताना चाहते हैं। एक बात उन्होंने कही थी कि 18,000 वर्कर की वेतन की परिभाषा, तो वो केवल वर्कर के लिए नहीं है, जो सुपरवाइजर की श्रेणी में आ जाते हैं उनकी बात है। बाकी वर्कर को चाहे जितना ही वेतन मिले वो वर्कर की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हमें मानते हैं जो हवाई जहाज चलाता है वो भी वर्कर ही माना जाता है। तो इसलिए वो बात समझ में आती है। इसमें कोई विशेष बात होगी तो हम आपको बताने का काम करेंगे। तो जैसा हमने कहा कि महत्वपूर्ण साथियों ने अपने विचार रखे, और श्रम कानूनों का उद्देश्य हम अपने देश के इन राष्ट्र निर्माताओं को हर प्रकार की सुरक्षा, सुविधा तथा कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सर्वप्रथम श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें उचित जीविका देने, काम करने के लिए उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देने, श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा देने और महिलाओं को समान वेतन तथा मातृत्व लाभ देने में पहल की थी। हम ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत महिलाओं के संदर्भ में आदरणीय मोदी जी जब आए तब मातृत्व लाभ में भी उनको कैसे छूट मिले। और मुझे खूब ध्यान है कि जब माइंस के बच्चे हमको मिले कि साहब हम माइनिंग में इंजीनियरिंग करते हैं पर लड़कियों को नौकरी करने का मौका नहीं मिलता है माइंस में, तो जब प्रधानमंत्री जी को हमने कहा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अब लड़कियां भी सुरक्षा के साथ माइंस में नौकरी कर सकती हैं। ये वास्तव में आदरणीय मोदी जी का विजन हम सबकी समझ में आता है। और मुझे ध्यान है कि जब कानूनों में संशोधन की बात चल रही थी तो इस लोकसभा इस वाली लोकसभा में पहला कानून जो हमने पास किया था वो कोड ऑन वेजेज हमने पास करने का काम किया था। पहला कानून था इस लोकसभा का। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाते हुए 2014 में श्रमेव जयते को सत्यमेव जयते के बराबर महत्व देते हुए श्रमिक भाई बहनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी थी। पिछले 6 वर्षों में हमारी सरकार ने इसी दिशा में अनेकों सार्थक कदम उठाए, जैसे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से पेंशन देने का कार्य, महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, महिलाओं को खदान क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार देना, छोटे व्यापारियों को पेंशन की सुविधा देने की योजना शुरू करना, देश में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के द्वारा फॉर्मल रोजगार को बढ़ावा देना, श्रमिकों को भविष्य की निधि तथा कल्याण योजनाओं की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना और ईएसआई की सुविधाओं का विस्तार करना। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने श्रम सुधारों का काम आरंभ किया था। अध्यक्ष जी, श्रमिकों को एक सुरक्षित कार्य का वातावरण देने के लिए ओएसएच कोड में प्रावधान लाए गए हैं। हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ तथा वेलफेयर के प्रावधानों की एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाया है। ओएसएच कोड के प्रावधान जो वर्तमान में केवल फैक्ट्री, डॉक्स, माइंस, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, बीड़ी, सिगार और मोटर ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे श्रमिकों पर ही लागू होते हैं, अब वो आईटी तथा सर्विस सेक्टर सहित सभी सेक्टरों के संस्थानों पर समान रूप से लागू होंगे। ओएसएच कोड में परिभाषाओं को भी व्यापक बनाया गया है। मनोरंजन के क्षेत्र में सिने वर्कर्स की